this is Dr. Supreet and we'll be continuing the series of our income under the head house property and इसी सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे हम और आज डिस्कस करेंगे हम कि हाउस प्रॉपर्टी में हम कैसे उसकी इनकम कंप्यूट करते हैं, क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करने के लिए। जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं, जैसे सैलरीज का एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में एक टिपिकल फॉर्मेट रन होता है। उस फॉर्मेट में हम सबसे पहले कंप्यूट करते हैं कि जब हमें इनकम को कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमारी हाउस प्रॉपर्टी की व्हाट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगी और उसी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि पेड होते हैं बाय द एसएससी और द ऑनर, we provide a deduction for the same, and after that we come to the net annual value of the property, and from that net annual value of the property we provide the two deductions under section 24A and section 24B, and after providing for those deductions we compute our income from house property. So ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट रहता है जब भी हम बात करते हैं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करना है। अब स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली चीज रहेगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि दैट मीन्स द नॉशनल वैल्यू दैट द हाउस प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, विच मीन्स कि इस पूरी प्रॉपर्टी का क्या हमारा एनुअल वैल्यूएशन रहेगा। अब जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात करते हैं, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो 4 फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमारी प्रॉपर्टी का रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट क्या रहा। रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, दैट वी एज्यूम और वी एज्यूम कि हमें इस प्रॉपर्टी से कितना रेंटल वैल्यू जो है हमें रिसीव होगा। For that, we take 3 components into the mind, that is our municipal valuation of the property, fair rental value of the property and standard rent of the property. म्युनिसिपल वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी का जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंगली उसकी क्या वैल्यूएशन बनती है। वी ऑल नो हम लोग प्रॉपर्टी टैक्सेस पे ऑफ करते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्सेस हमारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है एंड उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे कि प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से A, B, C, D, E एंड डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कैटेगरीज क्या होती हैं, किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितना वाटर फैसिलिटीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को या एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखकर वो वैल्यूएशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन यानी कि कितना रेंटल वैल्यू जो है हमारा रियलाइज होगा अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से वैल्यूएशन लगाएं। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है हमारा फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें जहां पर हमारी प्रॉपर्टी है और अगर हम उसको रेंट पर देते हैं तो सिमिलर एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को कितना रेंट जो है वो रियलाइज हो रहा है, यानी कि कितना रेंट जो है वो मिल रहा है। व्हाट इज द फेयर रेंटल दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज रियलाइजिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपनी वैल्यूएशन अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देना है। नाउ उस पर्टिकुलर एरिया में एक स्टैंडर्ड रेट चल रहा होगा कि किस रेट पर जो है नॉर्मली बाकी प्रॉपर्टी एक 2 BHK जो फ्लैट है वो कितनी रेंटल वैल्यू जो है रियलाइज कर रहा है। सो दैट इज द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सपोज करो कि 12,000 रुपए एक 2 BHK का एक पर्टिकुलर लोकेलिटी ए है, उस पे उसको इतना रेंटल मिल रहा है। सो दैट इज द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। एक और एस्पेक्ट है इसमें विच इज आवर स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मीन्स जो रेंट हमारा प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी कि इस रेंट से ज्यादा जो है हम एक्सीड नहीं कर सकते। ये हमारा मैक्सिमम है जो हमें एक्ट में गिवन है एंड वी कैन नॉट एक्सीड द सेम। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रेंट विच हैज बीन गिवन अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। हम उससे ज्यादा चार्ज अप अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर सकते हैं। हमारा रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, विच इज आवर म्युनिसिपल वैल्यूएशन,
फेयर रेंटल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। सो हम बेसिकली कैसे कंप्यूट करेंगे इस रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट को? हम देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी की कितनी म्युनिसिपल वैल्यूएशन बैठती है, कितनी उसकी फेयर रेंटल वैल्यू है। अब इस म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो मैक्सिमम अमाउंट होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसका जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से रेंट बनता है वो 12,000 रुपए है और फेयर रेंटल वैल्यू के हिसाब से जो रेंट बनता है वो 8,000 रुपए है। सो मैं क्या करूंगी, इस म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा, विच इज माई 12,000 रुपीज, राइट, आई टेक द मैक्सिमम ऑफ द सेम बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ आवर स्टैंडर्ड रेंट। यानी कि अब इस म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो मेरी मैक्सिमम फिगर्स आएंगी उसको मैं कंपेयर करूंगी अपनी स्टैंडर्ड रेंट के साथ, यानी कि वो रेंट जो कि मेरा प्रिस्क्राइब्ड है एज पर दी रेंट कंट्रोल एक्ट। सो यानी कि सब्जेक्ट टू दैट मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरा स्टैंडर्ड रेंट जो है 9,000 रुपए का, तो अब मैंने म्युनिसिपल वैल्यूएशन 12,000 की कही, फेयर रेंटल वैल्यू मैंने 8,000 का कहा और सिमिलरली मैंने स्टैंडर्ड रेंट कहा 9,000 रुपए का। तो मेरी फेयर रेंटल और मेरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन से जो मैक्सिमम फिगर आई दैट इज माई 12,000 रुपीज, दैट इज 12,000 रुपीज एज रेंट। Now I'll compare this 12,000 with the 9,000. So now the least of the same, 12,000 और 9,000 का जो लीस्ट हुआ उसे हम कहेंगे वो हमारा रियलाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट है। तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमिन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, दैट मैक्सिमिन प्रिंसिपल इज अप्लाइड ओवर हियर एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल आर रियलाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर विच वी हैव टेकन दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल is a ₹9,000 rupees. Now ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमने फर्स्ट पैरामीटर कंप्यूट करा रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि फर्दर 3 पैरामीटर्स पर सब पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है। अनदर पॉइंट नंबर 2 पर जाएंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में, जिसमें हम कंप्यूट करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ऑनर। नाउ दिस इज द डी फैक्टो रेंट कि कितना एक्चुअली रिसीव करा है ऑनर ने। For example, sometimes it happens that the utility bills, be it your electricity bill, be it your water bills, these are paid by your tenant. So in that case, the owner is not just receiving the rent, but it is the tenant is taking care of the utility bills also, be it the electricity or the water bill. So हमारा de facto rent क्या होता है? That means the actual rent which is received by our assessee, the lump sum amount that he is receiving. Right. So in this case, actual rent received means what is the actual amount that he is taking up from the tenant. अब इस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में जो हम बात करते हैं, इसमें से वी ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन what is the amount of the rent which is not realized. That means कितना पैसा मुझे नहीं मिला. For example, tenant is supposed to pay the rent for that entire year, that means a period of 12 months, but he defaulted. He did not pay the rent for 2 months. So that means कि मेरा 2 महीने का रेंट मुझे मिला ही नहीं. In reality I have not received the same. So what is the actual rent received in this case? In this case I'll be only showing that I have received the amount for 10 months because I have not received the amount for those 2 months for which the tenant has defaulted. So for those 2 months there will being a default by the tenant, so that is my unrealized rent. For example, अगर मुझे साल का supposingly 1,20,000 रुपए रेंट मिलना था, right? But टेनेंट ने डिफॉल्ट करा, 20,000 रुपए नहीं दिया. सो व्हाट इज माय एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन हैंड? दैट विल बी ₹1 lakh because that 20,000 is my unrealized rent. So in order to compute this gross annual value, what do we do? हम जो realized expected rent हमने step number 1 पर compute करा, that was our 9,000 rupees. We will compare it with the actual rent received, जितना हमने actual rent receive करा है, और इन दोनों में से जो भी हमारी highest figure होगी, यानी कि maximum figure होगी, that will be the thing that will be taking up for the point number 3. Now another point, ये अनरियलाइज्ड रेंट का जो है मैं डिडक्शन सिंपली सेइंग कि मुझे वो पैसा नहीं मिला, तो आपको टैक्स अथॉरिटीज वुड नॉट बी सेइंग कि ठीक है कि आपने वर्बली बोल दिया, ऐसे नहीं होगा. वी हैव टू टेक सर्टेन दिस डिडक्शन विल ओनली बी अवेलेबल अगर आप कुछ मेजर्स लेते हैं.
दैट मीन्स सबसे पहली बात, जो आप अनरियलाइज रेंट का क्लेम कर रहे हैं कि दिस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर एक्चुअल रेंट रिसीव, दैट विल बी ओनली अवेलेबल इफ दैट अनरियलाइज रेंट इज रिलेटेड टू योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 रन कर रहा है और मैं 2019-20 का अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन अवेल करना चाहूं, दैट डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल टू मी बिकॉज इट डज नॉट पर्टेन टू योर relevant previous year. So the first very thing that is to be kept into mind, that is this unrealized rent for which I am taking the deduction from my actual rent received, that will be only available if it pertains to the relevant previous year. Another 4 important things, 4 major conditions that are to be met is that the tenant to whom your this property is let out, that tenancy should be bona fide. That means that should be a genuine one. It should not be just a verbal thing that you have just given it on to rent to a person and that person has later on defaulted. So it should be a bona fide one. Then onto your part, you have taken all sort of measures so that your property is vacated. अगर आपके टेनेंट ने डिफॉल्ट करा तो एज अ नॉर्मल प्रोसीजर आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉपर्टी को खाली कराएंगे. एक नॉर्मल फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक. एंड यू विल ऑल्सो मेक श्योर, ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो यू आर हैविंग 4 to 5 प्रॉपर्टीज, सो फॉर वन प्रॉपर्टी इफ द टेनेंट हैज डिफॉल्टेड, आपने उसको वहां से वेकेंट कर दिया बट उसके पास पोजीशन आपने उसको दूसरी बिल्डिंग अपनी किराए पर दे दी. दैट कुड नॉट बी पॉसिबल. यू हैव टू मेक श्योर that you have taken the appropriate legal steps so as to make sure that your property or your land is vacate करवाया आपने उससे. And second thing, no other property of yours is in the possession of that tenant. Further, every legal proceeding, every legal step should have been taken by the owner so that you tried, you have to prove this thing that you have tried कि आपका जो वो अनरियलाइज्ड रेंट है वो आपने रिकवर करने की कोशिश करी टेनेंट से, बट टेनेंट ने वो डिफॉल्ट करा, तभी यू आर आस्किंग फॉर दैट डिडक्शन फ्रॉम योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, राइट. अगर वो आप नहीं करेंगे, वो आपके फैक्टर्स प्रूवन नहीं होते, देन यू कैन नॉट क्लेम फॉर दैट डिडक्शन फॉर दिस अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. Now we have got two steps. We have completed 2 steps for this, computing your gross annual value. First is you have taken into care that you have computed your realized expected rent. Then we talked about actual rent received by taking into that point for your unrealized rent. Now at point number 3, what would you do? You will take the maximum of your रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट और दी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. यानी कि अगर मैं सपोज करती हूं कि मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव जो है 5000 है और रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट जो है मेरा वो 9000 है, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम फिगर होगा मेरा, दैट इज 9000 रुपीज. दैट विल बी द वैल्यू फॉर दी स्टेप नंबर सी. सो बेसिकली वी हैव 5 स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंप्यूट आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो वो 5 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप था हमारा रियलाइज एक्सपेक्टेड रेंट, सेकेंड स्टेप था हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव, थर्ड में क्या करा हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड में से जो मैक्सिमम फिगर थी वी हैव टेकन इनटू पॉइंट दैट फिगर. एंड इन स्टेप नंबर 4 we are again taking a benefit or you could say a deduction for the loss due to vacancy. Now what is the loss due to vacancy? For example, अब आपने सोचा था your 1 year you could say have 12 months, right? So अब सपोज करो कि 12 महीने में से 1 महीने के लिए आपका जो घर है वो किराए पर चढ़ा ही नहीं, वो प्रॉपर्टी वेकेंटेड है, राइट. सो दैट मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर 1 मंथ आपको जो है रेंट मिला ही नहीं, वेकेंट रहा घर. तो घर के वेकेंट रहने की वजह से क्या हुआ, वो आपका लॉस है, क्योंकि साल के 12 महीने की जगह पे आपको किराया कितने महीने का मिला, आपको 11 महीने का किराया मिला. सो फॉर 1 month you have got the loss. There was a loss due to vacancy. That means that 1 month rent is not received by you. So for that vacancy, अगर वैकेंसी की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो हम स्टेप नंबर 4 में उस लॉस ड्यू टू वैकेंसी के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी केस में अगर मैं कहूं कि मेरे पास 9000 रुपए स्टेप नंबर 3 में जो अमाउंट आई, उसके बाद लेटर ऑन आई जस्ट मेंशन इट आउट कि सपोजिंगली मेरा लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी हुआ कि 5 दिन या 10 दिन का जो है मेरा घर जो है वेकेंट रहा, किराए पर चढ़ा ही नहीं.
सो वो मेरा इतने अमाउंट का जो प्रोपोर्शनेट वैकेंसी का जो मुझे डिडक्शन मिलेगा अंडर स्टेप नंबर 4, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर दैट डिडक्शन ड्यू टू योर वैकेंसी from the amount that has been received under step number C, you will get your gross annual value, right? So ये जो gross annual value है, जैसे हमने फॉर्मेट में बात करी थी, that is the first case that you compute, that is the first very step, और ये step आगे further sub steps के ऊपर आपका depend करता है. Now, as mentioned under your step number 2, that we provide a deduction for municipal taxes. We all know that we pay the property taxes on our property. So जो हम अपनी property के ऊपर property taxes देते हैं, municipal taxes देते हैं, उसकी हमें deduction मिलेगी. But again, conditions apply. वो conditions क्या है हमारी, कि वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होने चाहिए वो हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप 2022-23 की जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की, नोशनल वैल्यू है, उसमें से जो डिडक्शंस है म्यूनिसिपल टैक्सेस के, वो 2013, 14, 18, 19 या 2021 फॉर दैट सेक आप वो क्लेम नहीं कर सकते. आप जो है प्रेजेंट ईयर के म्यूनिसिपल टैक्सेस का क्लेम ले सकते हैं, right? So number one thing is that your condition is that those municipal taxes should have been paid in the relevant previous year. The second step related to the second condition related to the same is, जो हम म्यूनिसिपल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, it should be paid only and only by your assessee, that means the owner of the property. अगर वो टैक्सेस जो है आपके टेनेंट देता है, किराएदार अगर वो टैक्सेस को दे रहा है, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यूएशन के लिए में से. रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी. रेंट कौन रिसीव कर रहा है, आप, राइट? सो अगर टेनेंट उसके टैक्सेस की भरपाई कर रहा है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, राइट? बिकॉज दोस टैक्सेस आर बीइंग बोर्न बाय योर टेनेंट. बट एवरीबडी नोज कि म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन पे करता है, असेसी, ऑनर पे करता है. तो अगर ऑनर उसे पे ऑफ करेगा उन टैक्सेस को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑनर की है, देन ओनली ही कैन क्लेम this deduction or this benefit of getting a deduction for municipal taxes from your gross annual value. Now, after providing for these benefit of your municipal taxes that the owner has paid for the property, you will come to your net annual value. So आपकी gross annual valuation में से जब आपने municipal taxes को pay off कर दिया, आप आते हैं अपनी net annual value पे. अब इस नेट एनुअल वैल्यू पर हम आते हैं, बट एक और पॉइंट है जो विच इज वर्थ डिस्कशन इज दैट इज कि देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी गो फॉर अ वैल्यूएशन फॉर अ लेट आउट प्रॉपर्टी एंड फॉर अ प्रॉपर्टी विच इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड. हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. वन इज योर लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज योर सेल्फ ऑक्यूपाइड. एज द नेम इंडिकेट्स, लेट आउट मीन्स जिसको मैंने किराए पर दिया है, राइट? एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हुआ, जिस प्रॉपर्टी पर आप खुद रह रहे हैं, करेक्ट? सो it can happen that I'm having 3 to 4 properties onto my name and I can give few of them, let's say 2 out of those 4 properties onto the rent and 2 of them are being self occupied by myself. So earlier what happens, the government said कि आपका जो, because we have different valuation for your let out property and self occupied properties. So self occupied के केस में क्या होता है, हम GAV की वैल्यू नहीं कंप्यूट करते, वो बाय डिफॉल्ट नील हो जाती है क्योंकि आपने उसको रेंट पर नहीं दिया, वो प्रॉपर्टी आपने खुद ऑक्यूपाई करी है. सो ये जो आपने फॉर्मेट देखा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यूएशन में से हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करे, देन वी कम टू दिस नेट एनुअल वैल्यू एंड डिडक्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं 24A एंड B के अंदर, एंड देन वी कंप्यूट की हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई. बट जब हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, ना ही हमारी कोई ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी. रीजन बीइंग, हमने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया ही नहीं, right? So that is why there cannot be any gross annual valuation for the same. Similarly, अगर हमारी GAV नहीं है, कोई उस पर रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई NAV नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बट yes, you will get the benefit फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की आपको डिडक्शन मिलती है. यानी कि चाहे आपने घर किराए पर दिया है, चाहे आप खुद रह रहे हैं, अगर आपने कुछ लोन लिया है उस प्रॉपर्टी को बाय आउट करने के लिए, तो उसके लिए डिडक्शन मिलती है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. If a property is self-occupied, your gross annual value turns out to be nil, your municipal taxes by default turns out to be nil, and thereby your NAV would be nil for that particular house property which is self-occupied.
So earlier, as per the income tax rules, it was mentioned if you are having supposingly the 4 properties, right? So one will be taken up as the self-occupied and the remaining 3 properties will be considered as your deemed to be let out properties, right? Because government says since we cannot occupy all the property, we cannot be residing into all the properties at the same time. So that means we are assuming, we deem it that the other properties are on let out and the one property will be considered as self-occupied. But from your assessment year 2020-21 onwards, government says there is a change, there is an amendment which says that now your 2 properties can be taken up, can be treated as self-occupied instead of 1. So now this this gets extended for 2 properties. So अगर अब आपके पास 4 properties हैं तो आप 4 में से 2 properties को कह सकते हैं कि वो आपकी self-occupied है and remaining जो 2 properties हैं they will be considered as your deemed to be let out properties, right? So this is the very important thing that is to be kept into mind. If you are having more than 2 properties, then the third or the fourth properties, whatever the remaining properties will be considered as deemed to be let out, यानी कि उनको माना जाएगा कि वो किराए पर दी गई हैं और आपकी जो 2 मेन प्रॉपर्टीज है अब आप उसको एज सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है. सो एज मेंशन बाय द इवन शोन थ्रू this format that for your self-occupied your GAV will be nil and your municipal taxes by default would be nil, but in case of your let out I have shown you how to compute the gross annual valuation and the corresponding the municipal taxes and the terms and conditions related to the same, right. Now coming on to interest on capital borrowed, right. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड से पहले एक और पॉइंट है, बिकॉज सेक्शन 24 में हमें 2 डिडक्शंस मिलती हैं. एक हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की, एक हमें डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट इज अ फ्लैट डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ योर नेट एनुअल वैल्यू. सो आपकी जो आपने अभी तक नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट करी है उसमें से आपको जो है फ्लैट 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट, फ्रॉम योर दिस द वैल्यू दैट यू हैव कंप्यूटेड. So that is a very flat deduction entailing no other terms and conditions for the same. But for this specific deduction which is given under your section 24 subsection B related to your interest on capital borrowed, right, there are certain terms and conditions for the same. Now the terms and conditions also differ because as I mentioned that we have 2 sorts of our properties. One is our self-occupied and another one is our let out. So we have terms and conditions for these 2 properties. There would be terms and conditions for your self-occupied one also and there would be corresponding your terms and conditions for the let out property also, right. So coming on to these terms and conditions, when we say now the property is let out and when we say that we are getting interest onto the benefit for the interest on capital borrowed. So what is this interest on capital borrowed? That means आपने घर को खरीदने के लिए आपने लोन लिया, right. Now you have taken a loan in order to purchase or you could say the construction, reconstruction, repairs, renewals, right, for the property. तो आपने इन purposes के लिए लोन लिया है, correct. Now since you have taken a loan for this purposes in order to acquire a property or construct the same or to repair the same, right, so you will get the you could say the interest का जो है आपको component जो है as a आपको जो आप पे ऑफ कर रहे हैं बैंक को या जिस भी आपने इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है आपने इंटरेस्ट का कंपोनेंट दिया है वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट. विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट दिस कि फर्दर उससे रिलेटेड हमारे क्या रूल्स रहते हैं 24B में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या रूल्स हैं, लेट आउट के केस में क्या रूल्स हैं, राइट. सो विल बी डिस्कसिंग दिस सीरीज. सो थैंक यू फॉर द डे.